दोस्तों, कई बार ऐसा लगता है कि लोग हमें नज़रअंदाज कर रहे हैं, हमारी बात को उतनी वैल्यू नहीं देते, हमें वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती जो हम डिज़र्व करते हैं। और इस सब की वजह से कहीं ना कहीं हम अंदर से काफ़ी दुखी हो जाते हैं। कई बार तो कहीं जाने आने का उतना मन भी नहीं करता, किसी से मिलने का भी फिर ज़्यादा मन नहीं करता। और एक समय वो आ जाता है जब इंसान खुद को अंडर एस्टिमेट करने लगता है और इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है। तो अब एक चीज़ तो यहाँ पर आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि कुछ कमियाँ तो हैं फिर हमारे अंदर, जिनमें हमें बदलाव की आवश्यकता है। तो आज वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि ऐसे कौन से चेंजेस हमें अपने आप में करने हैं जिससे हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और हाँ, मेरी एक व्यूअर का क्वेश्चन मेरे पास आया हुआ है, तो उस क्वेश्चन का मतलब उनकी जो ये प्रॉब्लम है उसका भी मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी आज ही वीडियो में। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप अपनी कमी का एहसास कराएं। क्या मतलब हुआ इस बात का, मैं एक एग्जांपल लेकर बताती हूँ। अजय और विजय एक ही ऑफिस में काम करने वाले दो कर्मचारी हैं। अजय जहाँ बहुत धीर गंभीर, अपने कार्य के प्रति बहुत मेहनती ईमानदार है, वहीं विजय काफ़ी, जिसे कहना चाहिए, चापलूस टाइप का उसका नेचर है। मतलब बॉस की चापलूसी में रहना और किसी और के किए हुए काम को मतलब खुद उसका क्रेडिट ले लेना, इस तरह की चालाकियों का वो व्यवहार करता है। अब क्या होता है कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं कि अजय अपनी मतलब उस चीज़ को प्रूव नहीं कर पाता कि वो कितना मतलब मेहनत से अपना काम कर रहा है। वो अपनी प्रतिभा को अपने बॉस के सामने नहीं ला पाता क्योंकि वो तो अपने काम में लगा हुआ है। वहीं कई बार विजय उसके किए हुए काम का भी क्रेडिट खुद ही ले लेता है। अब धीरे धीरे एक समय में ये नज़र आने लगा अजय को भी कि कहीं ना कहीं अजय के काम को अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, अजय की वैल्यू को कम समझा जा रहा है। जब अजय को ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई, 10 दिन के लिए अजय मेडिकल लीव्स पर चला गया। अब पीछे से बॉस को तो यही लगता था कि विजय बहुत कर्मशील है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छे से अपना काम करता है, क्योंकि वो इस तरीके से औरों के काम का भी खुद ही क्रेडिट ले लिया करता था। अब विजय को अपना काम प्रूव करना था, लेकिन ना तो उसको काम करने की इतनी समझ थी और ना ही वो इतना मेहनती था। तो 10 दिन के अंदर ही बॉस को समझ में आ गया कि एक्चुअली कौन कर्मशील है, कौन अपने कार्य के प्रति ज़्यादा समर्पित है और कौन चापलूसी करता है। तो उनको, बॉस को, ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई। तो 10 दिन के बाद जब अजय अपने ऑफिस लौटा तो वहाँ माहौल बिल्कुल डिफरेंट था। बॉस का अजय के प्रति एक जो नज़रिया था वो पूरी तरीके से बदल चुका था, क्योंकि बॉस को समझ में आ गई थी अजय की अहमियत। तो मतलब मेरा कहने का यही है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके काम की अहमियत नहीं समझी जा रही है ना, तो ऐसा, ये तो सिर्फ मैंने ऑफिशियल लेवल पे आपको बताया, लेकिन घरेलू स्तर पे ऐसा बहुत होता है, बहुत जगह होता है कि दो बहुएं हैं। एक तो मान लीजिए अपने काम में बहुत अच्छे से लगी हुई है, लेकिन उसको प्रूव करना या उसको शो ऑफ करना नहीं आता। दूसरी जो है उसको तो इन्हीं सारी चीज़ों की उसके अंदर बहुत विशेषताएं हैं कि वो मतलब सबसे बहुत आगे बढ़ बढ़ के इस तरीके से प्रूव करेगी कि जैसे सारी चीज़ें मतलब उसी ने की हैं, सारा काम उसी ने किया है, खुद को बहुत एक्सपर्ट शो करेगी। तो ऐसी कंडीशन में जो काम करने वाली होती है, जो कर्मशील होती है, उसकी वैल्यू को कई बार उल्टा कम समझा जाता है। तो अपनी अहमियत का एहसास तो करवाना पड़ता है। दोस्तों, इसी से रिलेटेड दूसरा पॉइंट है कि हमेशा आप अवेलेबल ना रहें। मतलब क्या होता है कि आप वैसे तो अच्छी बात है, हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि किसी दूसरे को आपका यूज़ करने की आदत पड़ जाती है। वो एक इशारा करता है और आप अपना काम छोड़ के भी उसका काम कर देते हैं। अब एक हद तक तो ये बात ठीक है, लेकिन उसको आदत लग जाती है आपका लगातार यूज़ करने की। तो आपको अपना यूज़ नहीं करवाना है, आपको इजीली अवेलेबल नहीं रहना है, नहीं तो वो आपकी वैल्यू नहीं समझेंगे। क्योंकि एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे के लिए सहयोग की भावना अलग बात है, लेकिन अपनी अहमियत गंवा के, अपनी वैल्यू गंवा के हर समय किसी के लिए अवेलेबल रहना कहीं से भी ठीक नहीं है। अच्छा दोस्तों, मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताती हूँ आपको, जो कि हमारे समाज में बहुत ज़्यादा नज़र आता है। कि कई बार क्या होता है कि दो बच्चे हैं मान लीजिए, है ना,
और किसी एक को ज़्यादा इंटेलिजेंट समझा जाता है, ज़्यादा उसको अहमियत दे दी जाती है। दूसरा बच्चा कहीं ना कहीं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है या आर्ग्यूमेंट करने लगता है। लेकिन तीसरा रास्ता भी होता है, मैं एग्जाम्पल के रूप में बताती हूँ। दो भाई बहन हैं, गौरव और गरिमा। गौरव 10th क्लास में है, वहीं गरिमा 8th क्लास में है। अब जैसा कि आम तौर पर हमारे समाज में एक सोच होती है कि जो लड़का है वो तो बड़ा होकर हमारे भविष्य का सहारा बनेगा और उसको तो अपने पैरों पर खड़ा होना ज़रूरी है। लेकिन लड़की की तो शादी करनी है, उसको बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा कर क्या ही फ़ायदा है। और उसको अगर हमने ज़्यादा पढ़ाया लिखाया तो उसमें भी पैसा खर्च करो और फिर उसकी शादी में भी पैसा खर्च करो। एक तरीके से देखा जाए तो हमारे समाज की जो सोच है, हालांकि कुछ हद तक बदल चुकी है, लेकिन अभी भी अधिकतर केसेस में इसी तरह की सोच बसी हुई है। तो जहाँ गौरव को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया जाता था, हर तरह की चीज़ उसके लिए अवेलेबल कराई जाती थी, वो एक इशारा करता था, पढ़ाई संबंधित कोई सी भी बुक है सब उसको अवेलेबल करवाई जाती थी, ट्यूशन लगाना, हर चीज़ के लिए उसको सपोर्ट किया जाता था। वहीं गरिमा, उसको मतलब इन सारी चीज़ों से काफ़ी हद तक वंचित रखा जाता था और उल्टा उसको घर के काम में भी मतलब लगाया जाता था कि तुमको बड़े होके तो चूल्हा चौका ही संभालना है, घर का काम संभालो। और वो इस तरीके से अपनी पढ़ाई में भी कई बार डिस्टरबेंस महसूस करती थी। बड़े होकर इंजीनियर बनना चाहती थी, मतलब साइंस ग्रुप वो सब्जेक्ट्स चूज़ करना चाहती थी। लेकिन उसके पेरेंट्स ने इसलिए उसको साइंस नहीं दिलाया आगे चल के कि इसमें तो बहुत ट्यूशन शादी में खर्चा हो जाएगा और क्या ही फ़ायदा है, शादी में फिर पैसा खर्च करो। तो ये सोच के उसके पेरेंट्स ने उसको साइंस सब्जेक्ट्स भी नहीं दिलाए। अब दोनों स्थितियों में फ़र्क देखिए, कुछ सालों बाद की मैं दोनों की स्थिति बताती हूँ। गौरव जहाँ इस तरीके के ज़्यादा लाड़ प्यार से ज़्यादा उसकी अहमियत समझी जाती थी, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा लाड़ प्यार में बिगड़ गया, वो बल्कि अपनी पढ़ाई को फिर उतना सीरियसली नहीं लेता था। वहीं गरिमा भले ही साइंस सब्जेक्ट्स नहीं ले पाई, लेकिन उसको जो भी सब्जेक्ट्स उसने पढ़े उन्हीं में वो अपनी मेहनत में लगी रही। शुरू में तो वो आर्ग्यूमेंट भी किया करती थी घर में कि मतलब मेरे को ये सब्जेक्ट चूज़ करने हैं या आप मेरी पढ़ाई को वैल्यू नहीं कर रहे हो, मुझे तो ये करना है, इस तरीके से करके वो काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स भी किया करती थी। लेकिन धीरे धीरे उसको समझ में आ गया कि इस तरीके की आर्ग्यूमेंट्स से कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हें कुछ करके ही दिखाना है। तो उसको जो सब्जेक्ट्स मिले उसने उन्हीं में पढ़कर अपनी बहुत मेहनत के द्वारा उन्हीं में अपना करियर बनाया, वक्त से एक अच्छी जॉब पाई। वहीं जो उसका भाई था गौरव, वो इतना कुछ खास अपने करियर में नहीं कर पाया और उसने मतलब इस तरीके से प्रूव करके दिखाया। मतलब वही मेरा कहना है, ये वाला जो पॉइंट है वो यही है कि आर्ग्यूमेंट से नहीं बल्कि कुछ करके आप प्रूव कीजिए। तो इस तरह से गरिमा ने अपनी समझ बूझ का परिचय दिया। उसने बिना कोई आर्ग्यूमेंट किए अपना जो करियर था वो अच्छा बनाया। जब उसके माता पिता ने भी उसको इस तरह से देखा तो उनकी भी सोच बदली, उनको भी अपनी बेटी पर गर्व हुआ। अच्छा दोस्तों, कई बार आपने ऐसा देखा होगा ना कि कुछ लोग अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाते। किसी ने थोड़ा सा कुछ गलत कह दिया या उनको कुछ बुरा लग गया, एकदम से इरिटेट हो गए और तुरंत आर्ग्यूमेंट करने लगे, तुरंत नाराज़ हो गए, गुस्सा करने लगे। किसी ने कुछ तारीफ़ कर दी तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए, इतने ज़्यादा कि मतलब फूले नहीं समा रहे हैं। तो मतलब अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कोई दुख की बात हो गई है तो इतना ज़्यादा कि मतलब उसको भी वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह से अपनी भावनाओं पे कंट्रोल अगर आप नहीं करते हैं तो भी आप दूसरों के मजाक का शिकार बनते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये कोई किताबी बातें नहीं है, मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है। एक समय में मैं भी अपने इमोशंस पे मतलब कंट्रोल नहीं रख पाती थी, मतलब बहुत इमोशनल नेचर एक्चुअली है मेरा। लेकिन इसको एक हद तक तो कंट्रोल किया ही जा सकता है, जो मैंने भी काफ़ी हद तक किया है। तो मैं इसी आधार पर आपसे ये बात शेयर कर पा रही हूँ। तो हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना चाहिए, अपनी मुट्ठी में रखना चाहिए। कोई और हमारे इमोशंस का मिसयूज़ कर सकता है। अच्छा दोस्तों, सबका अपना कोई ना कोई जीवन का लक्ष्य होता है। नहीं है तो तुरंत अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए। और जीवन का लक्ष्य सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता, हर किसी के लिए ज़रूरी होता है। इवन आप 60+ भी हैं तो भी आपकी लाइफ का एक लक्ष्य ज़रूर है। क्या कि आप चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और आप कभी भी किसी के ऊपर आश्रित ना रहें।
तो इससे बड़ा और क्या एम होगा जीवन का। तो इस तरह से हर किसी की लाइफ में उसका कोई एम ज़रूर होना चाहिए, और उसके बाद उसका सबसे ज़्यादा फोकस अपने एम की तरफ ही होना चाहिए। जब आपका फोकस अपने एम की तरफ होता है तब आपको लाइफ में सक्सेस मिलती है, और एक सक्सेसफुल इंसान की तो वैल्यू हर कोई करता ही है। जब आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए बिज़ी रहते हैं, हर समय इजीली लोगों के लिए अवेलेबल नहीं रहते हैं, तो लोग भी फिर आपकी वैल्यू करते हैं। अच्छा दोस्तों, अगर समाज में हम अपनी वैल्यू करवाना चाहते हैं, अपनी रिस्पेक्ट करवाना चाहते हैं, तो हमारा अपनी भाषा के ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए। मतलब आ गए हम कम्युनिकेशन स्किल्स पर। और जब बात होती है कम्युनिकेशन स्किल्स की, तो कम्युनिकेशन स्किल्स का सबसे पहला पॉइंट जो मुझे नज़र आता है वो ये है कि हमें वक्त पर चुप रहना भी आना चाहिए। जी हाँ, अगर हम सही समय पर चुप रहते हैं तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स से कई बार बच जाते हैं, क्योंकि कई बार कोई और कुछ बात कह रहा है और हम उसको कहीं मतलब उसका कुछ और अर्थ लगा लेते हैं, और हमने मान लीजिए रिएक्ट कर दिया, तो जिसे कहते हैं ना कि बात का बतंगड़ बन जाता है और बात का रुख कहीं और मुड़ जाता है, रिलेशंस भी ख़राब हो सकते हैं। तो इसके अलावा अगर जो चुप रहना जानता है इंसान, वो एक अच्छा लिसनर होता है। वो बहुत अच्छी तरह से औरों की बात सुनता है, समझता है, तभी वो रिएक्ट करता है। दूसरी बात, हमें अपनी बात कहनी भी आनी चाहिए, हमेशा सिर्फ चुप नहीं रहना है। अगर हमें कोई टॉपिक है जो चल रहा है और उसके विषय में अगर हम कुछ कहना चाहते हैं और हमें उसकी पूरी नॉलेज है, तो हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम उस बात को अपनी संयत भाषा में, है ना, संयत स्वर में सबके सामने अपनी बात रख सकें। अच्छा, कई बार देखा है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा मतलब चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, बहुत हावी होके बोलते हैं, बहुत डोमिनेट करते हुए बोलते हैं। तो एक्चुअली ऐसे लोगों से बाकी लोग बचना चाहते हैं, उनको नज़रअंदाज करना चाहते हैं। वहीं कुछ लोग इतना धीरे बोलते हैं कि उनकी बात सुनने के लिए दोबारा पूछना पड़ता है कि भाई आप क्या कह रहे हैं। तो ये दोनों ही स्थितियाँ गलत हैं। दोनों ही कंडीशन में कोई फिर आपको उतना मतलब सीरियसली नहीं लेता है। तो हमारी जो भाषा है उसका, हमारे जो शब्द हैं उनका चयन भी सही होना चाहिए, और हमारा बोलने का तरीका भी सभ्य होना चाहिए, उसमें औरों के लिए रिस्पेक्ट झलकना चाहिए। हमारे बोलने का जो स्वर है वो बहुत तीव्र, बहुत तेज या बहुत धीमा नहीं होना चाहिए। मतलब हम बोलें तो सुनने वाला कंफर्ट फील करे। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कुछ लोग किसी से बात कर सकते समय, बोलते समय अपनी बॉडी लैंग्वेज का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। मतलब ज़ोर ज़ोर से हाथ हिला के बोल रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से सिर हिला के बात कर रहे हैं, कहीं खुजा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो आपकी पर्सनैलिटी को वीक बनाते हैं। तो इन चीज़ों को भी अवॉइड कीजिए। इन चीज़ों में से देखिए कि क्या आपके अंदर भी कोई इस तरह की चीज़ है। अगर है तो आप उसे हटाने की पूरी कोशिश कीजिए। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और है, कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी से बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं। कहीं आप गए हैं, किसी मीटिंग में गए हैं, ये किसी आप शादी विवाह फंक्शन में गए हैं, या कैसे भी आपका कुछ लोगों से मिलना होता है, तो पता नहीं क्यों कोई एक पर्टिकुलर इंसान होता है, चाहे मेल या फीमेल, तो आप उनसे अट्रैक्ट होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट होते हैं। तो उनमें ऐसी कोई तो ख़ास बात होती है, उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ ऐसी होती है, वो इतने फिट नज़र आते हैं, उनके फेस पर स्वास्थ्य की चमक होती है, और वो बिल्कुल मौसम के अकॉर्डिंग और अच्छे कपड़े पहनते हैं। या अच्छे का मतलब ये बिल्कुल भी मत लगाइए कि जो एक्सपेंसिव कपड़े होते हैं, महंगे कपड़े होते हैं, वही अच्छे होते हैं। बिल्कुल भी ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप किस तरह के कपड़े सेलेक्ट करते हैं, आपके ऊपर किस तरह के कपड़े सूट करते हैं। मौसम के अकॉर्डिंग कपड़े पहनना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ड्रेस सेलेक्ट करना। तो इस तरह से आप अपने ड्रेसिंग सेंस पर भी ध्यान दीजिए, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज पर भी ध्यान दीजिए, अपनी मतलब हेल्थ पर ध्यान दीजिए, खुद को फिट बना के रखिए। ये सारी चीज़ें सिर्फ औरों को दिखाने के लिए नहीं है। इन सब चीज़ों से आंतरिक खुशी महसूस होती है, इंटरनल हैप्पी वाइब्स क्रिएट होती हैं, जो आपकी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बनाती हैं, आपकी पर्सनैलिटी को रेडिएटिंग बनाती हैं, कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, और फिर आपकी भला वैल्यू क्यों नहीं करेंगे।
अच्छा दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि आज की जो टेक्नोलॉजी है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, कितनी तेज़ी से मतलब चेंज आता जा रहा है, कितनी तेज़ी से नई नई चीज़ें सामने आती जा रही हैं। तो उन टेक्नोलॉजी को भी हमें सीखना चाहिए, उन चीज़ों में भी हमें खुद को अपडेट करना चाहिए। ये भी किसी इंसान को मतलब खुद से कॉन्फिडेंस तो उसके अंदर आता ही है और बाकी लोग भी फिर उसकी वैल्यू करते हैं। अच्छा, आपने ऐसा कई बार देखा होगा कुछ लोगों को कि कुछ लोग बहुत बड़बोले होते हैं, मतलब कोई बात सुनी भी नहीं पूरी और फटाफट अपना रिएक्शन देना शुरू कर दिया, अपना ज्ञान बघाड़ना शुरू कर दिया। या किसी मतलब कोई दो लोग हैं, उनका आपस का कुछ मैटर है, मान लीजिए कुछ टेंशन का, कुछ उनमें लड़ाई झगड़ा टाइप का हो रहा है, तीसरा आदमी तुरंत उसमें कूद गया, है ना, पता चला कि वो दोनों उससे भिड़ने लगे फिर। तो ऐसे लोग कई बार खुद को भी प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा फंसा लेते हैं और बाकी लोगों के लिए भी वो हंसी का पात्र बनते हैं, अपनी लाइफ को डिफ़िकल्ट बना लेते हैं सो अलग। तो इस तरह के बड़बोलेपन से हर इंसान को बचना चाहिए। अच्छा दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि कई बार कुछ लोगों को जैसे कि लगता है कि हमारी रिस्पेक्ट नहीं हो रही, हमें कोई वैल्यू नहीं दे रहा। तो एक पल ये सोचिए, कहीं ऐसा आप भी तो औरों के साथ नहीं कर रहे। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग दूसरे लोगों की वैल्यू नहीं करते, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, अपने सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में डूबे रहते हैं, औरों से उम्मीद करते हैं कि वो हमारी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे। एक समय के बाद जब लोगों को समझ में आ जाता है कि इस इंसान के बिहेवियर में हमारे लिए रिस्पेक्ट नहीं है, हमारे लिए वैल्यू नहीं है, उसके बोलने का तरीका ऐसा है या ऐसा कुछ भी और, तो फिर वो भी उस इंसान से कटने लगते हैं, फिर वो भी उसकी वैल्यू नहीं करते। तो एक पल आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि आपके बिहेवियर में, आपकी लैंग्वेज में औरों के लिए रिस्पेक्ट है या नहीं है। अच्छा दोस्तों, अब आ गए हैं हम एक प्रॉब्लम पर जो हमारी एक व्यूअर ने हमसे पूछी थी कि लगभग 5 साल पहले मतलब 30 की उम्र में उनके पीरियड्स बंद हो गए और आज वो 35 ईयर्स की हैं और उनका जो वज़न है तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। वैसे तो देखिए ये एक मेडिकल प्रॉब्लम है और मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, है ना, ये मैं पहले बताना चाहती हूँ। तो मैं लेकिन लाइफ स्टाइल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, जितना उस विषय में मेरा एक्सपीरियंस होता है, मेरी नॉलेज है, वो मैं आपके साथ शेयर किया करती हूँ। लेकिन उन्होंने ये बताया कि वो डॉक्टर को चेकअप करा चुकी हैं और डॉक्टर ने कोई प्रॉब्लम नहीं बताई है। तो यहाँ मैं आपको जो बताना चाहती हूँ, जो लाइफ स्टाइल से रिलेटेड, वो हर किसी के लिए ज़रूरी है, चाहे उसको कोई मेडिकल इशू है या नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो ये कि जो ये कंडीशन आती है, मेनोपॉज़ल वाली जो कंडीशन आती है, जो आपके साथ थोड़ा पहले हो गया है और लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि कोई मतलब मेडिकल इशू आपके साथ नहीं है, तो फिर ये नॉर्मल है। तो पहले तो आप अपने आप को रिलैक्स कीजिए कि आपको कोई बीमारी नहीं है, ये नॉर्मल है। दूसरी बात, कुछ वज़न बढ़ना सबके लिए नॉर्मल होता है ना, ऐसा डॉक्टर्स भी बताते हैं, साइंटिफिक है कि कुछ वज़न बढ़ना नॉर्मल होता है। लेकिन अगर आपका वज़न ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रहा है और आप उसे कंट्रोल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपका जो लाइफ स्टाइल है वो कैसा है, आप एक्टिव रहते हैं या नहीं, आप एक्सरसाइज करती हैं या नहीं। अगर नहीं करती हैं तो ये सबसे बड़ी गलती है। आपको अपने लिए कम से कम आधे से 1 घंटा रोज़ाना कुछ एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। बहुत टफ़ एक्सरसाइज, जिम में जाकर बहुत टफ़ एक्सरसाइज, उसके विषय में मेरे विचार थोड़े से अलग हैं। मेरा यही कहना है कि जो थोड़ी हल्की एक्सरसाइज होती हैं वो आप डेली ज़रूर करिए। और आप अगर किसी योगा सेंटर में जा कर के अच्छे से सीखना चाहती हैं, अपनी प्रॉब्लम बता के उस हिसाब से आप एक्सरसाइज सेलेक्ट करके, और प्राणायाम तो खैर ज़रूर करना है, सबको करना चाहिए। तो आप एक्सरसाइज, योगा के लिए कम से कम आधे से 1 घंटे का टाइम रोज़ाना ज़रूर दें। बहुत तेज़ी से परिवर्तन आएगा आपकी हेल्थ में। और इसमें मैं स्पेशली आपको बताना चाहूँगी, जो कपालभाति होती है ना, कपालभाति करना सब जानते हैं, नहीं तो आप नेट पे सर्च करके देख सकते हैं कि कपालभाति किस तरह से किया जाता है। कहीं से सीख लेते हैं अगर आप कहीं योगा सेंटर में जाके, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। तो आप अगर कपालभाति करते हैं तो वो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में बहुत अच्छा असर दिखाता है। ये मतलब बिल्कुल मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है कि अगर आप रेगुलर कपालभाति करते हैं तो उससे आपको बहुत आश्चर्यजनक अच्छे परिणाम मिलते हैं, है ना। तो ये अपनी एक्सरसाइज योगा में ज़रूर इंक्लूड करें और जैसा कि मैंने कहा, आधे से 1 घंटा रोज़ाना एक्सरसाइज योगा ज़रूर करें। एक तो ये हो गया। दूसरा,
आप अपने खाने पीने में देखिए कि कोई चीज़ आप ज़्यादा तो नहीं ले रहे, जैसे फैट मतलब घी या तेल की मात्रा आप कितनी ले रहे हैं, मतलब एक्चुअली ज़्यादा ही होती है, आप कितना भी कम से कम लें लेकिन वो ज़्यादा में ही आता है। तो एक तो ये हो गया कि आप फ़ैट कितना लेते हैं। पैकेट बंद फूड्स जैसे कि बिस्किट, नमकीन, आम तौर पे 3-4 बिस्किट लोग चाय के साथ खा लिया करते हैं। अगर ये कर रहे हैं तो ये भी आपका तेज़ी से वज़न बढ़ाता है। नमकीन, बिस्किट या इसी तरह के और जो पैकेट बंद फूड्स होते हैं, इनको आप बिल्कुल बंद कर दें, या बहुत कम मीठे के जो बिस्किट होते हैं 1 या 2 अगर आपको आदत है तो सिर्फ वही लें। अब आते हैं अपने रोज़ के खाने की हैबिट पे। उसमें आप ये चेक करें कि रोटी और चावल की मात्रा आपके खाने में ज़्यादा तो नहीं है ना, उसको कंट्रोल करना है। भूखे बिल्कुल भी नहीं रहना। जैसा कि मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है कि आपकी जो थाली होती है, मुझे मतलब प्योर वेजिटेरियन फूड्स के बारे में ही पता है, नॉन वेज के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तब आप मेरी बात को समझ सकती हैं बेटर तरीके से। जैसे आपकी थाली में दाल, सब्जी, सैलेड, दही, ये सारी चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। एक कटोरी भर के सैलेड पहले आप अच्छी तरह से चबा चबा के आराम से खा लीजिए, जल्दबाजी में नहीं। फिर आप आधी कटोरी दाल ऐसे ही खा लीजिए बिना रोटी के, आधी कटोरी सब्जी खा लीजिए, आधी कटोरी दही भी पहले ही खा लीजिए रोटी से पहले। उसके बाद आपको जितनी भूख बचती है उसमें आप रोटी या चावल खाएं। तो इस तरह से रोटी चावल की मात्रा अपने आप ही बैलेंस हो जाती है। एक तो खाने का ये तरीका आप अपनाएं, मतलब जो गेहूं है और जो राइस है उसकी मात्रा को आपको अपने खाने से कम करना है। ये सभी को करना चाहिए नॉर्मल वे में भी। प्रोटीन की मात्रा थोड़ी बढ़ाएं। प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने का मतलब प्रोटीन पाउडर लेना बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप अपने खाने में दालों की मात्रा बढ़ाएं। और बहुत अच्छा तरीका होता है कि तीनों में से एक वक्त में आप दाल का चीला, मूंग दाल का चीला या बेसन का चीला बना के खा सकते हैं। तो उससे आपका जो वीट है, वीट की ज़्यादा मात्रा जो कई बार बॉडी कंज्यूम करती है, वो भी कंट्रोल हो जाएगी और आपको फिलिंग का भी एहसास होगा, आपको पेट भी भरा सा महसूस होगा, आपको प्रोटीन भी मिल जाएगा। अच्छा, इस तरीके से आप अपना खाना बैलेंस करें। और ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप एक बार किसी डाइटिशियन से भी मिल सकते हैं। लेकिन जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, इनको अगर आप रेगुलरली यूज़ करते हैं तो आपको इनसे फ़ायदा ज़रूर होगा। अब आती है ये बात कि आपको फ़ायदा कैसे होगा। तो देखिए, मान लीजिए एक इंसान का, मैं एक एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ, 1 महीने में 1 किलो वज़न बढ़ जाता है, मान लीजिए इस हिसाब से बढ़ रहा है। अब आपने मान लीजिए मेरे टिप्स फॉलो किए, आपने एक्सरसाइज करना भी शुरू कर दिया, आपने अपना डाइट भी कंट्रोल कर लिया। अब आप सोचेंगे कि अब मैंने ये सब करना शुरू किया है तो मेरा वज़न कम होना शुरू होना चाहिए। 1 महीने के बाद आप अपना वज़न देखते हैं तो आपको तो वज़न अपना उतना ही नज़र आता है। आपको लगेगा मुझे तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। लेकिन आप ये भूल गए कि आपका जो वज़न हर महीने बढ़ रहा था, पहले 1 किलो बढ़ रहा था 1 महीने में, हो सकता है कि वो वज़न अब इस महीने सिर्फ आधा किलो ही बढ़ा हो, या हो सकता है इस महीने बढ़ा ही नहीं हो, पहले जितना ही हो। मतलब कहने का यही है कि जो इंक्रीजिंग रेट है पहले वो डाउन होगा, उसके बाद आपका जो अपना वज़न है वो रहेगा कुछ समय तक, फिर उसमें से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा माइनस होना शुरू होगा। और वज़न घटाने की ये जो धीमी प्रक्रिया होती है ना, यही हेल्दी भी होती है। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब यही है कि आप डिस्करेज ना हो, अपना जो लाइफ स्टाइल है इस तरीके से बनाएं आप, और ये हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस तरह से आप देखेंगे कि आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। मतलब 6 महीने से पहले वेट कम होने के बारे में आप ज़्यादा रिजल्ट के बारे में ना सोचें, पर ये आप लाइफ स्टाइल ज़रूर अपनाएं। उम्मीद करती हूँ कि जो व्यूअर हैं उनको अपने क्वेश्चन का रिप्लाई मिल गया होगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? उम्मीद करती हूँ कि ज़रूर कुछ हेल्पफुल लगा होगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में अपना एक कमेंट ज़रूर लिखें। और हाँ, आपकी भी अपनी कोई लाइफ स्टाइल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर लिखें, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।